ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश और मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और आपके सुझाव के अनुरूप इसका एक लघु रूप भी लघु पंचांग के रूप में हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं दैनिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचाई जा रही है। दैनिक पंचांग जिस प्रकार पंचांग का 5 अंग होते हैं, उसी तरह आपका यह दैनिक पंचांग 5 भागों में। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से लघु पंचांग के रूप में हम प्रस्तुत करते रहे, जो कि आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग ताराबलन, यह चंद्रमा के नक्षत्र गोचर से संबंध रखता है। चंद्रमा इस जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है पर स्थायी रूप से, और जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं, उनको दोनों का ताल मिलकर यह शुभता देखी जाती है कि आखिर नक्षत्र क्या आज के क्या कह रहे हैं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए शुभता कैसी। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो जातक के पूरे जीवन काल के लिए सभी ग्रहों के फल कैसे होंगे यह बताता है। काफी उपयोगी प्रस्तुति है और इसे देखना न भूलें, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना। आज का चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जिस राशि में चंद्रमा स्थायी रूप से वर्तमान है जन्म कुंडली में, उनके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। राशि के अनुसार इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग आज के चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष है, ज्योतिष के एक अंग जिसमें शुभ शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है और अशुभ और अशुभ काल इसके द्वारा हम जान सकते हैं। साथ ही हम यह भी इसके मार्फत हम जानते हैं कि दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्य, पूजा पाठ, पहली बार कार्य करने वाले अभी जो आज उसके लिए कौन सा मुहूर्त उचित मुहूर्त समय है। चौघड़िया काफी उपयोगी है, इसलिए आप ये इसके इस पर हम अलग से प्रस्तुति भी रखे हैं। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, चौघड़िया के यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज का कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और अंकों के पीछे ही भागते हैं। अंक हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आते हैं, नकारात्मक भी ले आते हैं। तो अंकों को पहचानना हमारा कर्तव्य है और यह पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि अंक 1 से 9 ही समझना आसान है, पहचानना आसान है और इसे उपयोग में लाना भी आसान है। तो अंक ज्योतिष के दो भाग, पहला भाग इसी में अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, सीखने के उद्देश्य से, सिखाने के उद्देश्य से। दूसरा भाग अंक आज के अंक विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश लेकर आए हैं शुभता के बारे
यह आपके लिए आपके साथ। तो ये हमारी 5 अंकों की प्रस्तुति है। हर प्रस्तुति आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है और रोचक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा, ये आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। इसके पूर्व किया हम आगे बढ़े, पंचांग की महत्ता पर प्रकाश डालना, पंचांग पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हम आगे चलकर पंचांग के पर ही आरंभ करेंगे पर अपनी प्रस्तुति को। जैसा हम जानते हैं, पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु केवल यह शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की हम भूमिका को देखते हुए जीवन, पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर उनके पद। तो चलिए प्रस्तुति के मुख्य भाग में और पहले भाग से आरंभ करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्ववसु, विक्रम संवत 2082, कलायुग का कलयुग का 5136। आज का सूर्योदय 5:56 पर, सूर्यास्त 5:10, सनराइज एट 5:56 AM एंड सनसेट एट 5:10 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के 5 वार बुधवार, तिथि प्रातः 9:23 तक सप्तमी, जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या 5:29 तक उत्तराषाढ़, उसके बाद श्रवण। योग प्रातः 7:51 तक धृति, उसके बाद सोल। और करण प्रातः 9:23 तक वनिज, तत्पश्चात रात्रि के 9:50 तक वृश्चिक, भद्रा और फिर पौ। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आज भोलेनाथ जब तक सप्तमी तिथि है तब तक भोजन पर है, जो कि पीड़ादायक है। उसके बाद शुक्ल पक्ष अष्टमी है, जो कि शमशान पे है, प्रत्युत शुभ नहीं है। भोलेनाथ का वास आज शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल दिन के 10:38 से 12:21 दिन तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:25 से 2:20 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:10 से 5:36 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 11:59 देर रात्रि। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:33 से 12:57 अपराह्न तक। गुली काल दिन के 10:09 से 11:33 दिन तक। यमगन प्रातः 7:20 से 8:44 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 9:40 से रात्रि के 11:20 तक। भद्रा प्रातः 9:23 से रात्रि के 9:50। भद्रा का वास
आज पाताल है, जो कि ये रहे पंचांग के में महत्वपूर्ण हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रदेव और मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि देव ये बाल्यावस्था में है। चंद्रदेव, मंगल देव और बृहस्पति देव ये तीनों राशि परिवर्तन करने के कारण बाल्यावस्था में है। और शनि देव वक्री होने के कारण अपने शक्ति का ह्रास करते जा रहे हैं, अंश का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये बाल्यावस्था। शेष ग्रह शक्तिशाली है। और राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में 1 ग्रह। मंगल देव अपनी ही राशि में। इस प्रकार मंगल देव की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 1 ग्रह, सूर्य की राशि में 1 ग्रह, चंद्रमा की राशि में, शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। मंगल और शनि की राशि में 2 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह और स्व नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। चंद्रदेव अपने नक्षत्र में आने वाले। बृहस्पति के नक्षत्र में 4 ग्रह, केतु, चंद्र, बुध और केतु चंद्र बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, स्वतंत्र ग्रह है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का न तो नक्षत्र न राशि परिवर्तन। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन भी नहीं। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की सकता। आज संध्या 5:29 पर चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन कर। मुख्य प्रस्तुति में आपका स्वागत। तारा बलन इस प्रस्तुति को कहते हैं। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न नक्षत्र में जातकों के। यह नक्षत्र से संबंधित है, यानी चंद्रमा नक्षत्र में गोचर करना है और चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म कुंडली में कहाँ है, इन दोनों को तालमेल कर हम इसकी शुद्धता निकाल। यह आपके समक्ष जो सारणी प्रस्तुत है उसमें ताराबलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें यह नक्षत्रों के नाम यह दर्शाता है चंद्रमा किस तारा में है, यानी गोचर किस तारा में कर रहे हैं। वही ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह है चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी भी जातक के जन्म कुंडली में स्थायी रूप से इस नक्षत्र, यानी जातक अपने नक्षत्र के अनुसार यहाँ से फल को देखकर हॉरिजॉन्टल कॉलम रो को पकड़ते हुए हॉरिजॉन्टल का कॉलम जहाँ क्रॉस होता है वहां देखे कि शुभता कैसी है। कुल 9 तरह की स्थिति बन सकती है जब आपका तारा जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, नैतन्य, मित्र आते हैं। जब भी आपका तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और मित्र हो तो आप उसे शुभता की श्रेणी में रखें और जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में होने के कारण उसे अशुभता की श्रेणी में। शुभता की श्रेणी में शुभ कार्यों का निष्पादन करें। अशुभता की शुभ कार्य को रोकें, जिसे रोका जा सकता है दैनिक कार्य को छोड़कर। और ऐसी कार्य जिसमें जो है पहली बार हम कार्य को आरंभ करने हैं या ऐसे कार्य जिसे टाला नहीं जा सकता उसको छोड़कर इस कार्य में जिसमें हम शुभता चाहते हैं उसे शुभ
समय आने तक इंतजार करें, जोखिम नहीं ले, उपाय करें। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति यह बताता है कि जातक का कौन सा ग्रह शुभकारी होगा पूरे जीवन में, कौन सा अशुभकारी। और इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति से हम जातक के पूरे जीवन काल के बारे में आका खींच सकते हैं कि कौन से ग्रहों के लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। और वैसी परिस्थिति में शुभ ग्रह के दशा महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। अशुभ कार्य की अशुभ ग्रहों की स्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं चुनौती का सामना करने के लिए। इन सभी से हमारे जो पीड़ा है वह कम हो। नवतारा चक्र पद्धति बोलता है, इस पद्धति पर आधारित है कि चंद्रमा के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही चंद्रमा के फल देते हैं। चंद्रमा ग्रह नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही है, फिर 27 नक्षत्र 9 ग्रहों का फल कैसे दें। इसके लिए इन 27 सभी नक्षत्रों को सूचीबद्ध कर की गई और क्रमबद्ध रखा गया क्रमानुसार 1 से 9 तक पहला श्रेणी में, दूसरे से 10वां से 18वां दूसरे श्रेणी में, 20वां से 27वां तक तीसरे से। और नक्षत्रों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, छठा राहु, सातवां बृहस्पति और आठवां शनि, नौवां बुध। अब ग्रहों को कैसे जोड़ा गया, नक्षत्रों को कैसे ग्रहों से जोड़ा गया, ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया। तो पहला नक्षत्र जो हुए जातक के जन्म के अनुसार, सॉरी, पहला नक्षत्र क्रमानुसार जो हुए हर श्रेणी में से, उनको केतु देव से जोड़ा गया। पहला नक्षत्र क्रमानुसार जो भी नक्षत्र हुए उन्हें केतु देव से जोड़ा गया। पहला 10वां और 19वां। दूसरा दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। तीसरा 12वां 21वां का स्वामित्व तीसरा 12वां और 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को। चौथा 13वां और 22वां का स्वामित्व चंद्रदेव को। और इसी क्रम में बढ़ते हुए बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार की, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, फलित कैसे करें। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में है, उसे आप देखें कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी कौन है, और गणना वहां से आ। पहला ग्रह जिसमें नक्षत्र का नाम है, यानी नक्षत्र के स्वामी जो बने, वे पहला ग्रह बने। और जातक का जन्म इसी ग्रह के दशा महादशा में हुआ होता है। मृत्यु भी इसी नक्षत्र में संभावना है, क्योंकि जन्म के नक्षत्र को हमने नहीं देखा। जन्म के नक्षत्र को का पहला ग्रह जो होता है वह पीड़ा देता है। पुनः बता दें, गणना हमारा वो करते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके स्वामी से, और वे ग्रह पहला ग्रह बनते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और पहला, उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह जो होते हैं शुभकारी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभकारी होते हैं। और इस प्रकार यदि ग्रहों का नाम हमें पहले से पता चल जाए कि इस हमारे लिए, हमने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, तो हमारे लिए ये ग्रह शुभकारी है, ये ग्रह शुभकारी है, तो वैसी स्थिति में हम अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। और अशुभ स्थिति में मानसिक रूप से
अपने आप को तैयार रखते हैं ताकि कोई वेदना नहीं हो, पीड़ा नहीं, और हम चुनौती का आराम से सामना। तो इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। उसी तरह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कौन से शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, कैसा फल देंगे, यह भी जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में हमसे जुड़ने वाले व्यक्ति का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को जानकर हम ये जान सकते हैं कि उनका उनका जो जन्म है वह किस तारा में हुआ है, और जो तारा में नक्षत्र, जो उस नक्षत्र में जन्म हुआ है, वहां से ग्रह को गिनते हैं और कैसा तारा दे रहे फल, यह देख नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार आज उसी से हम अपना फलित करते हैं कि जो ये नक्षत्र बता रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म विपत नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए जीवन भर वो विपत का कारण बनेगा। और इसी क्रम में हम पहले से जान जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए कितना शुभकारी होगा, कितना चुनौती भरा होगा। आज बुधवार है, चलिए बुध के नक्षत्र से शीघ्र गणना कर लेते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। यानी जिस जातक का जन्म अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती में हुआ है, उसके लिए शुभकारी ग्रह कौन और चुनौती भरा ग्रह कौन। तो पहला ग्रह बुध खुद चुनौती भरे हैं। वहां से दूसरा केतु, चौथा सूर्य, छठा मंगल, आठवां और नौवां बृहस्पति और शनि, ये शुभकारी ग्रह। फिर बता दें, दूसरा ग्रह केतु, चौथा सूर्य, छठा मंगल, सातवां राहु, सॉरी सातवां नहीं, फिर से बुध जो पहला ग्रह बने, दूसरा केतु, चौथा सूर्य, छठा मंगल, आठवां बृहस्पति, नौवां शनि, ये शुभकारी है। वही अशुभकारी बुध स्वयं, उसके बाद शुक्र, चंद्रमा और राहु, ये शुभकारी ग्रह। इस प्रकार हम ग्रहों को पहचानते हैं और इस जातक का जन्म, कोई भी व्यक्ति इस जातक के लिए ये ग्रह जो केतु, सॉरी बुध, शुक्र, चंद्र, राहु, इनकी जो दशा महादशा होगी वह शुभकारी होगी, परेशानी का। वहीं इसके विपरीत केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये शुभकारी। और बुध स्वयं, शुक्र, चंद्र और राहु, ये शुभकारी। तो इनके जन्म, इन ग्रहों में जन्मे जातक भी इनके लिए शुभकारी। और इसी तरह से हम आकलन कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही शुभकारी है, बहुत ही सटीक फल देता है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर हमने एक अलग वीडियो भी डाला है यूट्यूब पर, जिसमें भगवान राम और सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली डाली है और उनसे संबंध आपस में कैसे थे, कैसा दोनों में सामंजस्य कैसा था, यह सभी नवतारा चक्र पद्धति से हमने एक बताया, चर्चा की। तो ये आज इतना ही। अब आपको ले चलते हैं ताराबलम पर वापस। अब चंद्रमा आज विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या फल दे रहे हैं। तो जब तक चंद्रमा 5:29 समय तक संध्या के चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में होते हैं और कुछ के लिए शुभकारी है, कुछ के लिए अशुभकारी। तो यदि उदाहरण स्वरूप भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के संदर्भ में देखें, तो जातक का पहला भाग संपत्ति का है, दूसरा भाग विपत्ति का होता है। पहला भाग संपत्ति का, दूसरा भाग विपत्ति का। और यदि पुनर्वसु विशाखा पर पूर्वा भाद्रपद में देखें
तो पहला भाग साधक का, दूसरा भाग नैतनिक, यानी ज्यादा पीड़क है। इसलिए तारा बल, जो तारा जो बताते हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। शुभता अशुभता पर देखना चाहिए, जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप भी जोखिम न लें और कोई भी उपाय करके उसे ढकने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि यह अशुभकारी स्थिति बन सकती है। अब आज का चंद्रमा, आज का उपाय जो है क्या है? हमने पहले भी कहा कि उपाय जो भी है उसे आपको उपयोग में नहीं लाना है, क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। तो ये जो उपाय है ये आपका पुष्ट है, यूं ही कोई कहीं लिखी हुई है पुस्तकों में, लेकिन अब इसकी पुष्टता कंफर्म नहीं है। इसलिए हम आपको यही इतना ही सूचित करेंगे कि आप जोखिम न लें और इस इन उपायों पर भरोसा न करें। जानने के लिए हो सकता है कि तारा में आज का जन्म तारा हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो गुड़ का दान, प्रत्यय में हो तो नमक का दान करें, और निधन में हो तो त्याज में मुहूर्त है आज, उसको त्याग करें। ये केवल जानकारी थी, उपयोग करने के लिए। तो यह रहा आज का नौ तारा चक्र पद्धति पर तारा बलम और नौ तारा चक्र पद्धति पर प्रस्तुत। अब आपको लिया है चंद्र बलम। आज का राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा राशि के अनुसार कैसा फल दे रहा है। तो चंद्र आज का चंद्रमा पूरी मकर राशि में है, और मकर राशि में रहने के कारण कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। इस कारण आज का चंद्रमा मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत ला रहा है। और इस प्रकार हम इस प्रस्तुति को, जो चंद्रमंडल की प्रस्तुति है, चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं। तो विभिन्न राशि के जातकों के लिए हमने बताया कि मेष, मिथुन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए आज शुभता के संकेत हैं। उन्हें शुभ, उनके लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। शेष राशि वाले जातक के लिए शुभता कम है, इसलिए थोड़ा सावधान, दैनिक कार्यों से लेकर सभी कार्यों। अब आपको लेकर आया है चौघड़िया में चौथे भाग। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। चौघड़िया ज्योतिष में एक मुहूर्त चौघड़िया ज्योतिष में मुहूर्त होता है, जो कि शुभ और अशुभ में दर्शाता है, जो चौघड़िया मुहूर्त है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो या अन्य कार्य पहली बार कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़िया अवश्य देखें। चौघड़िया, हम किसी भी कार्य जो भी करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए चौघड़िया शुभता की अपेक्षा रखने वाले चौघड़िया का जरूर पालन करें, यही हमारा सलाह है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता यूट्यूब पर अलग अलग पोस्ट किया है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होगा। इस प्रकार 7 चौघड़िया और सातों साप्ताहिक दिन से संबंध, और सातों साप्ताहिक के दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, मालिक अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से हुआ। और ये सातों ग्रह कोई ना कोई विशेष कार्य, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए विख्यात है, उनके लिए उपयोगी है। तो हर सातों चौघड़िया कोई ना कोई विशेष कार्य से उसका लिंक हो जाता है, विशेष कार्य प्रयोजन के लिए उसे भागदौड़ करने का। तो ये रहे चौघड़िया से संबंधित। अब दिन का चौघड़िया
राहु काल काल बेला वार बेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौकड़िया काल रात्रि। दिन के चौकड़िया में जो, क्योंकि दिन सूर्य का है, रात पृथ्वी चंद्रमा का है, इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि दिन का चौकड़िया राहु काल काल बेला वार बेला से ग्रसित होता है, पर और रात्रि का चौकड़िया काल रात्रि से। और चूंकि ये हमने अनुभव कर पाया है, रिसर्च करने पर पाया है कि चूंकि दिन में सूर्य देव का आधिपत्य होता है और सूर्य देव और शनि देव में ठंडी रहती है, इसलिए शनि देव हमेशा, उनका चौकड़िया हमेशा काल बेला से ग्रसित रहता है। और रात्रि चंद्रमा का होता है, उनके साथ बुध की वैमनस्यता है, बुध की शत्रुता है, इसलिए बुध देव की जो का जो चौकड़िया है, लाभ चौकड़िया, वो रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे हमारी चौकड़िया की प्रस्तुति। चलिए आज देखते हैं आज का चौकड़िया कैसा है। हमने जो बताया कि चौकड़िया शनिवार का चौकड़िया, दिन का चौकड़िया काल बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौकड़िया लाभ चौकड़िया वह काल रात्रि से ग्रसित। एक काल बेला से, एक काल रात्रि से। दिन का चौकड़िया, शनि का चौकड़िया जो है वह काल चौकड़िया काल बेला से ग्रसित। आज का चौकड़िया देखें तो काल चौकड़िया काल बेला से ग्रसित है, और रोग चौकड़िया जो 11:33 से 12:57 है, वह राहु काल और वार बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौकड़िया 2:45 से 4:21 तक लाभ चौकड़िया है, जो कि काल रात्रि से। तो इस प्रकार 3 चौकड़िया अशुभता से व्याप्त है, शेष चौकड़िया शुभ, आप उसका लाभ उठा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अंतिम भाग, अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा। अंक ज्योतिष एक अंक पर काम करता है, 1 से 9 अंक तक, और यह शून्य को गणना में नहीं लेते। इस शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि वह निश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक ही अंक ज्योतिष में एकल अंक काम करते हैं, और जब भी कोई अंक हमें 2 अंकों का समूह या उससे ज्यादा समूह मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। आप से सभी अंकों को देखें तो 5 अंक ऐसा होता है जो सबसे शक्तिशाली अंक होता है 1 से 9 के बीच में, क्योंकि यह मध्यस्थता का काम करता है। ये बीचों बीच, तो अपने से पहले आने वाले अंक, अपने से बाद में आने वाले अंकों के बीच में मध्यस्थता यह करता है। फिर भी अंकों को जो शासक ग्रह है वे इस प्रकार है: 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। अंकों के दुनिया में इन अंकों को विभिन्न विशेष नामों से पुकारा जाता है, इनकी उपयोगिता के। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों और नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, 7वां को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें किसी भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 9, 8 अधिरस कर्मचारियों से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, और नौकर चाकर तथा न्यायालय से। 9 अंक 9 अंक का मंगल जी के अधिपति मंगल है, सेनापति से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पूर्ण आदि से। तो ये रहे अंकों के का विशेष नाम, उनकी उपयोगिता के अनुसार। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और वे अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं, जिसमें जन्म
जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह 2 अंकों का होता है, 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, और वर्ष 4 अंकों के होते हैं। इसलिए जब भी मूल सिद्धांत है कि 2 अंकों का समूह, 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह जब भी आए तो हमें उसे उन अंकों को एकल अंक में परिवर्तित करना चाहिए। और यही हम यहाँ भी किए हैं कि हमने एकल अंक में परिवर्तित किया है। तिथि को जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, यदि एकल अंक में ही तिथि है तो उसे उसी अंक को ले लेते हैं और वह मूलांक कहलाता है। ड्राइवर भी कहते हैं उसे, बोलचाल की भाषा। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं और तब एकल अंक में जो अंक आता है उसे भाग्यांक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जीवन में जिस प्रकार बस को सुचारू रूप से चलने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में मित्रता होना जरूरी है, उसी तरह दैनिक जीवन में हमारे लिए भी मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मित्र रहना चाहिए। और मित्र नहीं रहने पर हम किसी अन्य अंक का सहारा लेते हैं जिससे इनमें मित्रता बनी रहे। और हम जो भी अंक प्रयोग में लाते हैं, जो डायनेमिक अंक होता है, स्टैटिक अंक वो होता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, और उनसे कुछ अंक और सृजित होते हैं, ये सभी स्टैटिक अंक। और डायनेमिक अंक होता है जिसे हम बनाते हैं, हम पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए पासवर्ड हुआ, मोबाइल अंक, मोबाइल नंबर हुआ, शहर का नाम हुआ, गाड़ी का नंबर हुआ, आदि आदि। तो ये सभी हम डायनेमिक अंक होते हैं जो कि तो मूलांक और भाग्यांक बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी हम अंक सृजित करें अपने से, वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो, ये हम सुनिश्चित करें। तो अब आप देखें कि यहाँ मूलांक और भाग्यांक शत्रु है या नहीं। आप कहेंगे कि यह अंक हम जानते ही नहीं। जी हाँ, मान लीजिए उदाहरण के लिए शत्रु होते, फिर इसे हम कौन सा अंक व्यवस्था करेंगे जो ताम। तो यदि हम कोई भी अंक व्यवस्था करते हैं, जैसे शहर का नाम हम व्यवस्था करते हैं, मकान संख्या करते हैं, यह क्षणिक होता है, स्थायी नहीं है। स्थायी वो है जो स्थायी रूप से रहता है और स्थायी रूप से हम उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा डायनेमिक अंक जो हम स्थायी रूप से हो, मैक्स ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे, वह अंक होता है नामांक। आप आश्चर्यचकित होंगे कि नामांक कहां से है। जी हाँ, नाम का अंक नामांक होता है। इसके पूर्व के नामांक के बारे में चर्चा करें। आपको ये बता दें कि कुछ और अंक हम इसमें सृजित करते हैं, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक जो होता है, ड्राइवर होता है, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। कंडक्टर भविष्य की तरफ इंगित करता है। साथ ही साथ एंजल नंबर होता है जिसे वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके उसके बाद पुरुष के लिए उस एकल अंक को 11 में से घटाते हैं, महिला को उस एकल अंक का हम 4 से जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं। इसे एंजल नंबर कहा जाता है, कुआं नंबर भी कहा। एटीट्यूड या अचीवमेंट नंबर, यह तिथि और माह को जोड़कर निकालते हैं, यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तो इस प्रकार बाहरी व्यक्तित्व, तिथि और माह, आंतरिक हमारा जो व्यक्तित्व है वह तिथि केवल। तो इन सब से हम जब ये इन अंकों को निकालते हैं, कुछ और अंक भी निकलते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज इतना ही। और इन अंकों को, ये स्थायी होते हैं, इन अंकों को हम मैक्सिमम यूज करते हैं। अब नामांक, नामांक एक ऐसा चीज है कि नाम का जो पहला अक्षर होता है ऊर्जा सबसे ज्यादा वो देता है। और नाम जो होता है चिर होता है। तिथि और वर्ष और माह जो के रूप में जो उपहार अंक मिले हमें, ईश्वर द्वारा प्रदत्त मिले। और दूसरा ईश्वर जो धरती पर होता है वह माता पिता होते हैं। ये हमारे लिए नाम विचारते हैं और ऐसा नाम चुनते हैं जो उनके लिए
उपयोगी रहा होगा, तो वह नाम का अंक हम अंकीय मूल्य उसका निकाल। अब आप कहेंगे अंकीय मूल्य कैसे निकालें? जी हाँ, नाम के हर अंक का अंकीय मूल्य होता है और इसी अंक को हम निकालते हैं। इससे नाम में जो है उसका, नाम के जो पहले अक्षर हैं उसका भी देखते हैं कि नाम का पहला अक्षर जो अंक दे रहा है वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुघ्न है। फिर हम देखते हैं कि नामांक जो आया वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुघ्न नहीं है, ये आपस में मित्रता का संबंध। अब आप जानना चाहेंगे कि शत्रु अंक कौन कौन? तो नाम का शत्रु अंक, जो शत्रु अंक है पूरे अंक ज्योतिष का, तो एक का 8, दो का 4, 6 8 9, तीन का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8 और 9 का 6 4 2 8। वही एक से लेकर 9 तक जो मूलांक होते हैं या भाग्यांक, उन ऐसे जातकों के लिए जिनका मूलांक या भाग्यांक एक होता है तो उसके नाम का पहला अक्षर एफ और पी नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो सूची आपके पास है, भी उपलब्ध है, जिसमें नाम का पहला अक्षर उनके मूलांक या भाग्यांक या ड्राइवर और कंडक्टर के अनुसार ये अंक नहीं होना चाहिए, इसकी सूची में रखें। अब आप हमसे जानना चाहेंगे कि अब इस जातक की स्थिति क्या है? इस जातक का मूलांक ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, 2 और 1 का आपस में मित्रता है और 1 और 2 का 3 अंक भी शत्रु नहीं है, 6 अंक भी शत्रु है। 3 अंक का 6 है, 6 का 3 शत्रु जरूर है, लेकिन यह जो मूलांक और भाग्यांक इसका शत्रु है, इसलिए इनके लिए स्थिति ठीक। अब आज जो है इनका रनिंग एज जातक का, ये स्वप्ना बर्मन का ये है जो कि एथलीट है, उनका जन्मतिथि आज है। स्वप्ना बर्मन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इन पर्सनल ईयर कैसे निकालें? पर्सनल ईयर निकालने का सूत्र यह है कि जन्म तिथि जो है ओरिजिनल उसको ले और उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ रख दें और फिर जोड़कर निकालें कि वह कितना एकल अंक निकलता है। यानी कंडक्टर को निकालें तो 29/10/2025, इसको जब जोड़ेंगे 9 11 1 12 और 4 12 9 21 फिर 2025 का 9 टोटल होता है। तो 29 10 4 2 11 1 12 3 हुआ और 9 3 12 हुआ, तीन तीन जो है इनका पर्सनल ईयर भी होता है, 3 रनिंग एज भी, इसलिए इनके लिए बहुत शुभकारी है। 3 जो है ड्राइवर और कंडक्टर के मित्र, इसलिए यह है उनके लिए भाग्यशाली अंक है। इसको अ, सहेज कर रखें, इस साल के लिए इनके लिए उपयोगी है और इसका उपयोग करें। इस तरह से हम जातक के बारे में जान सकते। अब आपको आज का दिन कैसा हो? अंक ज्योतिष के अनुसार आज विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए कैसे शुभता लेकर आ। तो आज का मूलांक 2 होता है, कंडक्टर आज का ड्राइवर 2 कंडक्टर 3 और विभिन्न ड्राइवर अंक के अनुसार 3 की शत्रुता किसी से नहीं है, केवल 6 से। यानी 6 15 24 के जन्मे जातक के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दैनिक कार्यों में सावधान रहें, साथ ही साथ कोई जोखिम न लें। वाहन चलाते समय सावधानी, दैनिक कार्यों में सावधानी, वाद विवाद से दूर, नहीं तो स्ट्रगल हो सकता है, आपका खुद की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूर। क्योंकि 0% स्कोर भी मिल रहे हैं
शून्य स्टार भी मिल रहा है। और अगर इसको देखें तो शेष सभी अंक यानी 3 अंक का 1 के साथ बहुत अच्छा संबंध है। 2 अंक, 2, 3, 5, 7, 8, 9 उनके साथ मित्रता का संबंध है। 1 के साथ अति मित्रता का है। इसलिए 1, 3, 10, 19, 28 को जन्म जातक के लिए अति उत्तम समय है आज का दिन। वही दो शेष अंकों के लिए जिनका जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 को है, 3, 12, 21, 30 को है, 5, 14, 23 को है, 7, 16, 25 है, 8, 17, 26 है, 9, 18, 27 है, उनके लिए दिन उत्तम होने के संकेत है। वहीं 4, 13, 22, 21, 31 जिनका जन्म तिथि है उनके लिए आज तटस्थता का संबंध है। इसलिए साधारण दिन होने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको तब तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। आग्रह है आपसे कि प्रस्तुति को साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजन तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि इस विद्या का सभी को लाभ मिले और हमारे इस प्रयास का जो सार्थक लाभ है वो सभी उससे लाभान्वित हो सकें। और अंत में आपसे सुझाव अपेक्षित, इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए आपका सुझाव अपेक्षित है। आपसे आग्रह है कि हम हमें सुझाव जरूर भेजें ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं बुद्ध देव से, श्री गणेश तथा मां शारदे से कि आपका दिन शुभ। इन्हीं शब्दों के साथ जय बुद्ध देव, जय मां शारदे, जय श्री गणेश।